वर्ण अभिनय में आपका स्वागत है। आज हम शूट कर रहे हैं वर्ण अभिनय का लखनऊ चैप्टर, जिसमें हम लगातार लखनऊ से जुड़े कलाकारों से बात करते हैं, उनकी आर्ट पे, उनकी लाइफ जर्नी पे हम बात करते हैं। तो ये लखनऊ चैप्टर का आज हम 5वां एपिसोड शूट कर रहे हैं, जिसका नाम है किरण राठौर। किरण राठौर लखनऊ की एक वरिष्ठ प्रिंट मेकर हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आज हम बात करते हैं किरण राठौर जी से। तो मैम, आपका वर्णन में स्वागत है। और हम इस लखनऊ चैप्टर के जरिए और लखनऊ के कलाकारों का आर्ट वर्क, उनकी आर्ट जर्नी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लाइफ की, आपकी जर्नी की। किस तरीके से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी, कैसे आप इस विधा को आपने चुना और इस फील्ड में आप आए? तो कैसे आप आए इस विधा में और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी रुचि आर्ट में थी, तो एक ड्राइंग टीचर वहाँ जो थी, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा यहाँ ट्रिपल आर्ट है नारी शिक्षा निकेतन में, कैसरबाग में। तो मैंने चुपचाप घर में बिना बताए ट्रिपल आर्ट ले ली। और फिर उसके बाद मैंने किया तो मुझको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। जब रिजल्ट निकला तो फर्स्ट क्लास आया, तो घर वाले बहुत खुश थे कि साइंस साइड फर्स्ट क्लास आई। तो जब मार्कशीट आई तो मेरे पापा ने कहा, अरे तुम तो साइंस साइड थी, तुमने ट्रिपल आर्ट से कर लिया, कब बदल दिया? मैंने कहा मुझे साइंस नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने उसको बदल दिया। इंटर किया, बॉम्बे आर्ट किया, उसमें भी A ग्रेड पहली बार आया नारी शिक्षा निकेतन में। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी बहुत खुश हुई, कहने लगी कि कई सालों के बाद, 10 सालों के बाद A ग्रेड यहाँ पर आया है। तो उन्होंने मिठाई मंगाई, सबको खिलाई। उसके बाद BA करने का नौबत आई, तो सबने कहा BA करना तो यूनिवर्सिटी में। तो मेरा भाई ने कहा नहीं, ये नहीं करना। मैंने कहा आर्ट्स वाली करना। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, तुमको पढ़ाई करनी, आर्ट्स वाली नहीं करना। मैंने कहा मुझे जाना, तो एडमिशन करना। तो कोई बात नहीं। 2 दिन हो गए, मैंने बड़ा विरोध किया घर में। उसके बाद घर वालों ने कहा नहीं जाना, तो मैंने खाना छोड़ दिया। एक दिन मैंने खाना नहीं खाया, रात में भी। तो पापा बड़े दुखी थे। वो आर्ट्स कॉलेज में वहाँ से फॉर्म मैं भरा हुआ, और एक शर्त लगा, ये फॉर्म भरा जा रहा है लेकिन कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं बताएगा। अगर तुम्हारी लक से एडमिशन हो गया तो ठीक है, तुम जा सकते हो आर्ट्स कॉलेज। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खूब मेहनत की। और उसके बाद जब आर्ट्स कॉलेज में गई तो 5वें 6ठे नंबर पर मेरा नाम लिस्ट में था। फादर ने देखा, जाके 15 दिन बाद लिस्ट लगी, तो मिठाई का डिब्बा लेके आया और बोले जाओ सबको बांटा। मैंने कहा किस बात का, कहीं बांट आए। तो मम्मी आई, मैंने कहा काहे की मिठाई क्या? बोले उसका आर्ट्स कॉलेज में हो गया, किसी ने तो उसको कुछ किया नहीं, उसका हो गया, उसे जाना। आर्ट्स कॉलेज में मन से खूब काम करती थी। 8 बजे का स्कूल था, 9 बजे का मैं 8:30 बजे स्कूल में कॉलेज में पहुँच जाती और स्केचिंग करती रहती थी। तो वहाँ पर अक्सर टीचर जो 9 बजे टाइमली आते थे, तो वो देखते थे ये लड़की अकेले क्या करती रहती है। एक लड़की और थी, तो ये लोग क्या स्केचिंग करते रहते थे। करते करते क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में आते ही मैंने लिथो शुरू किया, जो मुझे मनोहर सर ने सिखाया। मनोहर लाल भूंगरा। हाँ, उन्होंने सिखाया। उन्होंने देखा कि ये बहुत तन से, बहुत लगन से काम कर रहे, तो वो कैसे प्रोसेस स्टोन घिसते हैं, कैसे काम करते हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, मैंने किया। ये है 79 की। तो जब 79 में किया, फिर उसके बाद मुझे काम 2 स्टोन के, तीसरे स्टोन को उन्होंने कहा तुम स्टेट अकेडमी में भेज दो, मनोहर सर ने। हाँ। तो अभी हम बात कर रहे थे मनोहर लाल भूंगरा जी की, जो लखनऊ के एक वरिष्ठ कलाकार हैं, एक बड़े प्रिंट मेकर हैं, जिन्होंने लखनऊ कला महाविद्यालय में एक लंबे समय तक वहाँ पे शिक्षक के रूप में कार्य किया।
और उनके जो प्रिंट है उनके लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे एक लौते आर्टिस्ट हैं जो एक प्रिंट को एक जैसी टोन में 10 प्रिंट निकाल सकते हैं। इतने महारत हासिल है जिनके बारे में सोमनाथ कौर ने कहा है कि एक ऐसा ही प्रिंट मेकर है मनोहर लाल भूंगरा जो एक जैसे 10 प्रिंट निकालने की क्षमता रखता है। तो एक इतने बड़े कद के आर्टिस्ट जो लखनऊ में अभी भी हैं और लगातार उन्होंने काम किया, तो उनके जब वो सानिध्य में आपने काम किया तो क्या चीज़ें हुई आपके साथ? उन्होंने मुझे जो एक टीचर का लक्ष्य होता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना, उसको प्रोसेस सिखाना, तो मैं उसे A से B C D जितना था प्रोसेस सब सिखाया कि स्टोन कैसे चेक करते, प्रिंट कैसे लेते, इक्वल 10 प्रिंट कैसे निकलेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने जितना अच्छा बताया मुझे आर्ट्स कॉलेज में किसी ने नहीं। और उन्हीं की एक बार उनके बताने के बाद मैं उनसे फिर नहीं पूछती थी, फिर मैं खुद करती थी, भले मुझे 10 स्टोन बेचने पड़े, मैं करती थी। जब हम खुद संतुष्ट होते थे तब बोलते थे सर कैसा बोले। तो जब मैंने वो स्टेट में भेजा तो मुझे अवार्ड मिल गया, स्टेट अवार्ड। क्या जिस समय आप वहाँ पे आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रही थी तो आप स्टार्टिंग में आपने पेंटिंग की? मैंने वॉश पेंटिंग किया, ग्राफिक भी किया। तो स्टार्टिंग में पेंटिंग की, फिर ग्राफिक आपने मास्टर से किया, तो आपका जो पेंटिंग है ग्राफिक से किरण राठौर जी का सन 1984 में आपका BFA हुआ यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और आपका 1997 में आपका MFA हुआ। तो जब 1997 में जब आपका MFA आप कर रहे थे प्रिंट मेकिंग से की विधा से, तो क्या उस समय जयसर के सानिध्य में भी आपको कार्य करने का मौका मिला? उस समय उनके सानिध्य में अगर मैंने काम किया, लेकिन हम उस समय ये होता है कि आप MFA अगर करेंगे तो आपको किसी आर्टिस्ट के बारे में लिखना है, सबमिशन करना है, तो मैंने कहा ठीक है अपना। तो मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। मतलब जयसर के सानिध्य में आपने ऐसा काम नहीं किया, जो भी काम किया भूंगरा सर के उनके में तो किया। जयसर ने बस क्योंकि फर्स्ट बैच MFA का मैं और उमेश कुमार सक्सेना दोनों थे, क्योंकि हम दोनों केंद्रीय विद्यालय में एक साथ थे, वहाँ से निकले तो यहाँ पर भी MFA में एक साथ थे, तो हम वो पेंटिंग में थे, मैं ग्राफिक में। कैसा काम लगता है आपको उमेश कुमार सक्सेना जी का? ठीक है, एक आर्टिस्ट के नाते, इसलिए कि उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ अपना बदला और काम किया। ये नहीं कि हम अटक गए तो बस अब वही कर रहे हैं। भाई कलाकार काम करता रहता है, करते करते वो अपने आप चेंज होता है। उसको कहने या देखने की जरूरत नहीं कि आज मैं ये बना रही तो कल वो बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए मैं उनको ये कहती, एक कलाकार की जो छवि, एक प्रतिष्ठा है, एक काम की लगन है, वो है उनमें। काम आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा वो बात की बात, कलाकार क्या कर रहा है कि अपना काम एक धर्म निभा रहा काम का, उसकी जो फीलिंग है वो बना रहा। आपको उनके काम में क्या चीजें दिखाई देती हैं? ट्रांसपेरेंसी मुझे सबसे अच्छी लगी, जो शुरू में उन्होंने काम की जब उनको नेशनल अवार्ड मिला था। मैं भी सेंटर में काम करती थी, वो भी करते थे, तो जो उनको फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था ट्रांसपेरेंसी में, और मुझे वो ट्रांसपेरेंसी उनकी बहुत अच्छी लगी। हम लोग एक ही साथ के हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अगर किसी का काम अच्छा लग रहा तो लग रहा। ठीक है, तो आप और सक्सेना एक ही बैच से आप लोग हुए और अपने भूंगरा जी के अंडर में काम किया, और जयसर के अंडर में किया, जयसर के अंडर में MFA किया है आपने। तो उसके बाद जब आपका MFA हुआ, तो MFA के बाद की जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी 84 से ललित कला से शुरू हुई, रीजनल आर्ट सेंटर से। ये MFA का और BFA का गैप बहुत ज़्यादा था, क्योंकि MFA यहाँ था नहीं। आप ये समझिए, MFA था ही नहीं, ये 10 साल बाद खुला। तो आपने BFA किया सन 1984 ईस्वी में, फिर उसके बाद में सेंटर, इसके बाद देन आप पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद आपने रीजनल सेंटर, रीजनल ललित कला एकेडमी जो लखनऊ में है, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है, वो आपने ज्वाइन किया, और उसके बाद आपने वहाँ पे करीब
1995 के लगभग काम किया लगभग, हम्म। क्योंकि आपने 95 में ही ज्वाइन किया MFA। MFA किया, लेकिन फिर भी मैंने सेंटर आती थी काम करने। मैंने सेंटर कभी नहीं छोड़ा। आपके 84 कॉलेज में स्टूडियो नहीं था? हाँ? स्टूडियो नहीं था आपके कॉलेज में? कॉलेज में एक लिमिट थी, टाइम पीरियड। अच्छा, तो आप उसके बाद वहाँ काम नहीं कर सकते थे। कितने टाइम तक कॉलेज? जैसे वहाँ पे 2 बजे बंद हो जाता था 2 बजे बंद। और उसके बाद आप वहाँ काम नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों को मजबूरन इधर आना पड़ता था। फिर आप ललित कला आके हाँ, यहाँ पे मैं काम करते। तो उसी बीच मुझे नेशनल अवार्ड मिला। किस सन में? जब MFA में 97 में मैं थी, उसी समय मैं काम कर रही थी और वो काम मैंने सेंटर में ही किया, तो मुझे उस समय नेशनल अवार्ड मिला। वो नेशनल अवार्ड मिला और स्टेट अवार्ड मिला जी। 1980 में आपको राज्य ललित कला से एक स्टेट अवार्ड मिला, फिर ऑल इंडिया मिला, और इसके बाद आपको नेशनल अवार्ड मिला। हमें स्टेट एकेडमी से 3 अवार्ड मिले। 3 अवार्ड। एक ऑल इंडिया, एक स्टेट और एक गांधी पे चला था। तो आफ्टर शेडो मैंने गांधी जी पे प्रिंट में जिंक प्लेट पे बनाया था, उसमें अवार्ड मिला जो मोतीलाल वोरा जी ने दिया था। तो मुझे यहाँ से 3 अवार्ड मिले। और वैसे तो ऑल इंडिया के बहुत सारे अवार्ड मिले। एक मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद अभी एक जर्नी हुई, आपने काफ़ी नेशनल और नेशनली और क्षेत्रीय और स्टेट अवार्ड्स आपको मिले और लगातार आपकी भागीदारी होती है। तो ये जब प्रक्रिया पूरी होती है तो आपने जो आप केंद्रीय विद्यालय में थे, तो कब आपने ज्वाइन किया केंद्रीय विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय में मैं ललित कला में जब 84 में निकली, तो उसी समय मेरे को 85 में गढ़ी स्कॉलरशिप मिली, तो मैंने 1 साल वो काम किया। फिर उसके बाद मुझे उसी समय जैसे 31 दिसंबर को ख़त्म हुई और 1 जनवरी को सीनियर फेलोशिप यहाँ जवाहर भवन से मिल गई मुझे, यहाँ से मिल गई कल्चर डिपार्टमेंट। 1992 से 94 में। हाँ, वो दिल्ली की मिली कि यहाँ की मिली, ये कंफ्यूज हो रही, 2 मिली फेलोशिप मेरे को। तो मैं फेलोशिप करती रही, और चूंकि मैं यही काम करती थी केंद्रीय विद्यालय में, मैं टीचर जवाहर भवन जो आपको जहाँ से संस्कृति विभाग में स्कॉलरशिप फेलोशिप मिली है वो 1992 से 94 में मिली। हाँ। और राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से जो आपको छात्रवृत्ति मिली है वो 1985 से 1986 में मिली। हाँ, उसी समय 86 में मिली। 86 में जैसे ही खत्म हुई है, 87 में मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। 87 में आपने ज्वाइन कर लिया। तो उसी जब 87 में आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद ही उसके साथ ही मास्टर्स किया आपने? हाँ, उस समय मैंने किया। हमने केंद्रीय विद्यालय से परमिशन ली। आपने केंद्रीय विद्यालय से परमिशन ली? हाँ। और आपने मास्टर्स किया? हमने और उमेश सक्सेना दोनों ने परमिशन ली। हाँ। तो पहले प्रिंसिपल ने कहा, तो उन्होंने हेडक्वार्टर दिल्ली भेजा कि ये लोग हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको परमिशन दी। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि आप दोनों लोग कर सकते हो। कहाँ पे पोस्टेड थे अब आप, जब केंद्रीय विद्यालय आपने 1900 कितने में 95 के पहले यानी 87 कब ज्वाइन किया आपने? क्या केंद्रीय विद्यालय? हमने तो जब हमें फेलोशिप मिली है, हम अलीगंज में थे दोनों लोग एक साथ ही जाते थे आर्ट्स कॉलेज। तो आपने जो जूनियर जो जवाहर भवन की जो फेलोशिप मिली थी वो 94 तक आपकी रही, और उसके बाद ही आपने 95 ज्वाइन किया? 95 में ज्वाइन किया कि उसके पहले ज्वाइन किया? क्या जवाहर भवन की जो फेलोशिप मिली है आपको, तो आपने जो जॉब जो ज्वाइन की है केंद्रीय विद्यालय की, वो उसके पहले ज्वाइन की थी, उसके बाद ज्वाइन की थी, किस सन में ज्वाइन की थी? जो केंद्रीय विद्यालय की जॉब थी वो कब ज्वाइन किया आपने? वो तो 87 में किया। 87 में आपने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद आपने 85 में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, 80 और 97 में आप मास्टर्स कंप्लीट हुए। तो जो ज्वाइन की थी वो जॉब जो थी वो किस जगह थी? लखनऊ में थी या बाहर थी? केंद्रीय विद्यालय जो हम लखनऊ में ही थे, हम प्रॉपर लखनऊ में ही। कभी देखिए, कभी यहाँ रहे, अलीगंज में रहे मैं 14 साल, फिर गोमती नगर में रहे, फिर आदेशो रहे, IM में 13 साल रहे, पूरा लखनऊ में ही घूमते रहे।
मतलब जो केंद्रीय विद्यालय की जॉब थी वो लखनऊ में ही रही, हाँ, वो बाहर नहीं रही बाहर। किसी जगह। हाँ कानपुर गए थे आप? हाँ, कानपुर 3.5 साल अभी गए थे लेटेस्ट 2007 में, 7-8 में, तब गए। 7-8 में, 5 में। हाँ हाँ, तो बीच में केवल कानपुर जाना था। हाँ। ये इतना लंबे समय से क्षेत्रीय नृत्य एकेडमी को आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप वहाँ पे 1984 से आपने ज्वाइन किया और जैसे उसके परिवेश को देख रहे हैं, तो क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं आपको वहाँ पे? क्या ललित कला एकेडमी? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं टीचर होने के नाते मैंने कभी ये नहीं छोड़ा कि मैं काम बंद करूँगी। मेरा कमिटमेंट स्कूल में भी था और घर में भी था और सब, कि मैं काम रेगुलर करूँगी सेंटर में। तो मैं वहाँ से आती थी जब 2:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो मैं सीधे ललित कला में अपने कपड़े चेंज करके और काम शुरू कर दी। डेली का रूटीन था मेरा, ऊपर जो देखा है वहाँ डेली का रूटीन था। मैंने ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर छोड़ा हो काम के लिए। वहाँ से स्कूल में पढ़ा के आई, 2 बजे मैं सेंटर में काम करना शुरू कर। आप निरंतर काम करते रहे। हाँ, सेंटर में। उस काम के साथ साथ चूंकि ललित कला से आप जुड़े रहे, बहुत, है ना, 1984 सब कुछ हमको वहीं से मिला। तो जब 1984 से आप जुड़े रहे, आज 2025 चल रहा है, तो इतनी एक लंबा समय हो जाता है तो कई सारे परिवर्तन आते हैं। तो आप ललित कला जिसमें आपने एक लंबे समय तक काम किया और अभी भी कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन देखने के लिए मिले आपको? हमको देखिए परिवर्तन ललित कला का, अगर आप रीजनल आर्ट सेंटर, अगर वहाँ पर आर्टिस्ट काम करता है, वो अपने लिए कर रहा है और अपने को बढ़ाने के लिए कर रहा है। जो गवर्नमेंट ने एक हमको जगह दी है, जो लखनऊ के पास एक बहुमूल्य बहुत अच्छी ये जगह है आर्टिस्टों के लिए, अगर वो काम करना चाहता है, जिसके पास घर में जगह नहीं है या वो घर में नहीं कर पाता, वातावरण नहीं है, तो इसको तो हम एक मंदिर मानते हैं, राष्ट्रीय ललित कला केंद्र को, कि वो मेरे लिए एक मंदिर के तरह है, एक साधना की जगह है। रही परिवर्तन की बात, कलाकार यहाँ जितने आए, जिन्होंने सीरियस होके काम किया, मुझे नहीं लगता वो पीछे हटा है, वो नेशनल इंटरनेशनल। तो जो रीजनल सेंटर जिसके बारे में हम लखनऊ के रीजनल सेंटर, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के रीजनल सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई खास परिवर्तन देखने के लिए मिले? हाँ, परिवर्तन उसमें ये मिला। संस्थागत परिवर्तन की बात कर रहे हैं? संस्थागत ये है कि जैसे इस केंद्र में पहले काफ़ी कैंप होते थे, एग्जीबिशंस होती थी बाहर के आर्टिस्टों के लिए। अभी कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि बाहर का जो जैसे नेशनल एग्जीबिशन है या कोई बड़े कैंप है, नेशनल कैंप है, वो यहाँ पर नहीं हुए कई साल, जो कि होने चाहिए। दूसरा मुझे ये लगा ना कि लखनऊ में इतना अच्छा आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट नहीं है और काम अच्छा नहीं है। आप कहीं भी देखिए, सब कहीं पूरी दुनिया में काम क्या हो रहा, कैसे हो रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लखनऊ का आर्टिस्ट नहीं अच्छा, लखनऊ का आर्टिस्ट अच्छा है। गैलरियाँ कैसी हैं एकेडमी की? लखनऊ की, बाहर की ललित कला एकेडमी क्षेत्रीय केंद्र की गैलरी तो अच्छी है, लेकिन अभी उसका बनी नहीं है। उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है बनने के लिए। कितने साल से अभी ये नहीं बना है इस तरीके से? 1 साल तो हो गया उनको ये प्रपोजल करते हुए काम, है ना। उसके पहले क्या ठीक थी? पहले ठीक थी, अभी नहीं, जब से गैलरी बनी, गैलरी तो सही थी, लेकिन वो सीलन उलन कहीं पानी उनी लीकेज था, तो वो वॉल खराब हो रही थी उनकी, वो प्रॉब्लम थी। अच्छा। और कोई गैलरी में प्रॉब्लम नहीं थी, हमने जो देखा। अब रिनोवेशन हो रहा है? हाँ, अब होगा, वो चल रहा उनका प्रोसेस, वो सब हो गया, लगभग होगा। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ का ये लखनऊ चैप्टर जो वर्णमय आर्ट गैलरी जो कलाकारों के ऊपर काम कर रही है, तो यूपी में एक राज्य ललित कला एकेडमी है जिसकी आप सदस्य रहीं जी, ठीक है, और लंबे समय तक पहले भी सदस्य थी और अभी भी जुड़ी हैं, उससे जुड़ के काम करते हैं। तो पिछले 1 दशक से जो राज्य ललित कला एकेडमी है, उसमें कौन से नए परिवर्तन जो कलाकारों के लिए जो बहुत अच्छे साबित हुए हैं, वो ऐसे कोई परिवर्तन हो जो उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आप
सदस्य के रूप में आप काम करती रही हैं लंबे समय से, अभी भी नहीं हैं, और क्या खास परिवर्तन अभी हुए हैं जो कलाकारों के लिए पॉजिटिव हों या उसमें सुधार की आवश्यकता हो, जो आपको लगता हो, और आपके विचार उस पर क्या हैं? देखिए, लखनऊ में जो स्टेट ललित कला एकेडमी 1 दशक से काम कर रही है, काम तो उनका एक कैलेंडर है। उस कैलेंडर के थ्रू आज इस महीने में ये करना, उस महीने में ये, इस महीने में ये, उन्हें काम करना है। और काम का पोजीशन क्या है वो नहीं पता कि कहाँ काम कैसा आ रहा, कैसा करना है, सेलेक्ट करना, क्या लगना क्या नहीं। हाँ, हमारे कैलेंडर में पूरा बना है, हर साल उसी कैलेंडर को उठाया, ये क्षेत्रीय एग्जीबिशन होगी, एनुअल होगी, फोटोग्राफी होगी, और ये होगा वो होगा, और कैंप हो जाएगा 1-2, है ना, टेराकोटा का हो जाएगा या ग्राफिक का हो जाएगा। ग्राफिक तो हुआ ही नहीं 21 सालों से, जिसके लिए मेरी लड़ाई चल रही है। ग्राफिक बहुत स्टार्टिंग टाइम में सन 84 के टाइम में लगभग, जैसे कि सोर्स से जानकारी है कि एक स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी ग्राफिक वहाँ पे स्टेट ललित कला एकेडमी में, जिसमें जैसे सोर्स हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकता है कि जय सर ने बहुत मेहनत की और उसके अकॉर्डिंग उसमें ग्राफिक की कुछ मशीन्स आई और काम करना कुछ 1 आध साल के लिए स्टार्ट हुआ और बंद हो गया। तो इसके बारे में आप पुष्टि करें। पहली बात तो ये कितना सही है? इसका मेरी जो जानकारी में है और जो मैंने देखा, ये ग्राफिक की मशीन जब आई, गोपाल दत्त शर्मा जी थे, हम लोगों ने वहाँ मिल के वर्क शुरू किया प्रिंट मेकिंग का। 1 साल 2 साल वहाँ चला और उसके बाद वो वहाँ पे बंद कर दिया गया। वहाँ पे ये था कि हर साल यहाँ प्रिंट मेकिंग का कैंप होगा, और कैंप हुआ नहीं। गोपाल दत्त शर्मा जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी मैम ने बात कही, स्वर्गीय गोपाल दत्त शर्मा अब नहीं रहे काफ़ी समय से, तो एक अच्छे प्रिंट मेकर रहे हैं गोपाल दत्त शर्मा। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके काम के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे कई नाम बीच में आएंगे प्रिंट मेकर्स के, पेंटर्स के, जो लखनऊ के बड़े नाम सीनियर और यंग आर्टिस्ट बीच में आएंगे, तो आप उसको देखें। तो गोपाल दत्त शर्मा जी के टाइम में हुआ, मतलब वो थे और हाँ, उनके उसमें हुआ, वहाँ वर्कशॉप चलती थी, तो गर्मी में मतलब चली, ऐसे भी चली, काम शुरू, फिर वो पता नहीं क्या किन कारणों से वो बंद कर दिया। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने इंडिविजुअल अकेले आवाज़ उठाई कि प्रिंट मेकिंग की मशीन है, सब कुछ है, यहाँ कैंप क्यों नहीं हो रहा। 3 बार मैंने लिख के दिया कि यहाँ कैंप होना चाहिए। बोले मशीन नहीं है। मशीन है, ठीक है, हम ललित कला प्रोवाइड कराएंगे, रीजनल आर्ट सेंटर। उसके बाद 3 साल से अटका था। अभी मेरी इस साल में जब मेंबर हुई तो फिर मेरा झगड़ा हुआ। मैंने कहा मैं मेंबर जरूर हूँ, लेकिन पहले प्रिंट मेकिंग 21 साल से कैंप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका हमें जवाब दिया जाए। कोई जवाब नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि होगा इस साल, बजट आ गया 6 लाख रुपया कि प्रिंट मेकिंग का कैंप मार्च में होगा। हमसे कहा गया कि आप बना के पूरा एजेंडा दीजिए, कितना क्या है, वो सब मैंने लिखा पढ़ी करके तैयार कर लिया। जब मैंने कहा कि अब कैंप शुरू कराया जाए, ये सब है, तो बोले पैसा ख़त्म हो गया। तो लड़ाई मेरी यहाँ शुरू हुई। अब भी जो डायरेक्टर, उनको यही नहीं मालूम कि यहाँ प्रिंट मेकिंग की मशीन भी है। मैंने जाके कहा कि आप वहाँ नहीं करेंगे, यानी यहाँ मशीन रखी क्यों जंग खा रही। बोले हमें पता ही नहीं, है ही नहीं। मैंने कहा मेरे साथ चलिए। मैं गई, मैंने खंडहर में से वो मशीन निकलवाई और उसको साफ करवाई। मैंने कहा आपने BNA करा है, आप बच्चों का वर्कशॉप कर रही हैं, इस पे आप प्रिंट निकलवाइए। तब वो मशीन निकाली गई। वो कूड़ा खा रही, जंग खा रही 21 सालों से, 22 सालों से, तब वो निकाली गई है, तब वहाँ रखी गई। अब उस पर काम शुरू हुआ। तो पिछले 1 दशक से जिस तरीके से कैंप हो रहे हैं, ठीक है, उनकी आर्ट वर्क जिस तरीके से एक सब्जेक्टिव काम होता है, तो चूंकि आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे कंटिन्यू सब्जेक्टिव जो आर्ट वर्क हैं कथानक पे, उसके बारे में आपका क्या विचार है? स्वतंत्र विचार के ऊपर काम होना चाहिए या कथानक के ऊपर ही केवल काम होना चाहिए?
नहीं, इसके लिए हम दो बातें कहेंगे कि जो एक प्योर आर्टिस्ट है वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और एक जो कथा विषय बांधा गया है आर्टिस्ट के लिए, ये कहीं तो खटकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले जनरेशन को हम अगर ये एग्जीबिशन करवा रहे हैं या किसी के नाम पर एग्जीबिशन कर रहे हैं तो आने वाले बच्चे या जनरेशन जानेगी कि अहिल्याबाई कौन है, फलाना कौन है, ढिकाना, इस तरह मतलब विषय कथा, तो उसमें उनका ये तथ्य है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका विषय है, आप यंग आर्टिस्ट से काम कराइए, वो यंग आर्टिस्ट से करा रहे। मैंने कहा जो सीनियर आर्टिस्ट है वो विषय पे आप नहीं बांधेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस विषय की आप बात कर रहे हैं कि एक आपने तर्क बताया कि लोग जाने, हाँ, फर्स्टली जो आपने पहला तर्क है आपका, इसीलिए करा रहे हैं कि मेरा नहीं, ये मंत्रालय का। आप तो सदस्य हैं ना, तो आपसे जो कहा गया होगा। हाँ, मेरे से नहीं कहा गया, मतलब मैंने जो सुना, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से बात कर रही। से पता चला, उसके अकॉर्डिंग आप ये बता रहे हैं कि हमें इस सोर्स से पता चला कि ये जरूरी इसलिए है कि लोग जाने, कि फलाने कौन है, वो कौन है, वो कौन है, इस तरह से। अब जैसे सिंदूर वाला भी कर दिया, कांड वाला, तो उस पे पेंटिंग शुरू कर दी, कभी उस पे कर दी, कभी, तो हमने कहा ठीक है भाई, आपका भी तथ्य अलग है। तो MFA किया है, लंबे समय से काम कर रहा है, तो क्योंकि दर्शक स्टूडेंट वर्ग भी है और बाकी और लोग हैं जो आर्ट से कनेक्टेड हैं, लोग जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में आर्ट क्या है और जो स्टेट एकेडमीज़ आर्ट के लिए किस तरीके से काम करती हैं, उनका काम करने का तरीका कैसे, वो कैसे समझते हैं आर्ट को। तो जो एक पोस्टर मेकिंग होती है जो स्टार्टिंग पीरियड में बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें एक पोस्टर के चित्र में और एक पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग बड़ी वैचारिक रूप से बड़े संतुल्य होते हैं, बनाने के देखने के तरीका बनाने से अलग है। तो कैसे आप इनको अलग करते हैं, कैसे एक ही करते हैं उनको? क्या अंतर है वैचारिक रूप से पोस्टर और पेंटिंग में, क्या डिफरेंस है? पोस्टर तो आप देख के बना रहे हैं, आपको विषय दे दिया गया, और जो आर्टिस्ट काम करेगा वो उसका अपना क्रिएशन है, अपनी सोच है, तो उसको आप अलग करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसमें विषय दे दिया गया, देख के बनाते हैं, वो पोस्टर है। बिल्कुल, ये सही है। जो विषय दे दिया गया वो पोस्टर क्या, वो आपका उसमें ब्रेन है ही नहीं। आपको बताया गया फलाने की फ़ोटो बना और मोबाइल खोला और रखा और कॉपी कर दिया, तो आपका दिमाग कहाँ लगा आर्टिस्ट का उसमें? तो जो फिर अगर स्टेट एकेडमी करा रही है तो वो पोस्टर है या पेंटिंग है? देखिए, यहाँ जो स्टेट एकेडमी इस समय प्रेजेंट टाइम में करा रही है, एज ए आर्टिस्ट कैंप तो करा रही है, ठीक, वो कहती हैं विषय हमने दिया, हम उस पर काम करा रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा यंग आर्टिस्ट कूद गया है और जो काम कर रहा है, जो सीनियर आर्टिस्ट है उसमें काम नहीं कर रहा। यंग आर्टिस्ट किस रेंज तक? आप यंग आर्टिस्ट जो कूद गया, जिसको वे कह रहे हैं, कूद गया या चला गया या शामिल हो गया, जो भी शब्द हैं उसके, तो अगर वो उस तरफ जाता है, और वरिष्ठ कलाकार होने के नाते हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं, उसको जाने के बेनिफिट्स हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? नहीं, उसको बेनिफिट बस इतना है कि हम शायद ये कैंप अटेंड करेंगे, वो कैंप अटेंड, तो आगे हमारा भविष्य अच्छा होगा और मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, जो अच्छे नेशनल लेवल पे कैंप होंगे, जो एक सोच है आर्टिस्ट की। मैंने जो ऑब्जर्व किया आर्टिस्टों से बातचीत की। आपको क्या लगता है कि अगर जिसने भी मास्टर्स किया है या मास्टर्स वो कर चुका है, जब कोई प्राइवेट गैलरीज या कोई भी नेशनल गैलरीज किसी आर्टिस्ट को रिक्रूट करता है या वो देखता है उसके काम को लेके, तो क्या वो जितना नेशनली और इंटरनेशनली वैचारिक रूप से पेंटिंग में या कला में आगे निकला है, तो क्या उसको वो नहीं देखेंगी? नहीं देखेंगी। तो जब वो देखेंगी तो क्या वो जो पोस्टर्स बनाए हैं, जो आपने परिभाषा भी बताई है, तो वो उन कामों को कैसे लेंगे? देखिए, मैंने दो चीज़ें बताई ना, आर्टिस्ट है क्योंकि यंग आर्टिस्ट ही जाएगा। देखिए, आर्टिस्ट दो चीज़ें है ना, आर्टिस्ट ने एक क्रिएशन करके काम किया, ठीक, दूसरा आपने उसको आदेश दे दिया इस विषय पे काम करो। क्रिएशन महत्वपूर्ण है कि वो आदेश वाला महत्वपूर्ण है? क्रिएशन लेकिन महत्वपूर्ण वो भी है
इसलिए कि उन्हें विषयगत काम चाहिए आज की गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट को काम चाहिए, इसीलिए वो चीज़ हो रही। ठीक है। तो मतलब आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते इस तरीके के काम से, आप चाहते हैं कि क्रिएशन हो जिससे थोड़ा सा। मैं ये चाहती हूँ, देखिए असली कलाकार वही है जो दिन रात काम करे, साधना करे और क्रिएशन करे। जब वो क्रिएशन करेगा, कुछ निकलेगा, तभी तो हम दुनिया और देश को और समाज को दे पाएंगे। तो मुख्य रूप से जो बात निकल के आई कि पोस्टर की परिभाषा मैम ने बताई, और इसके अलावा जो उन्होंने जिस बात पे प्रकाश डाला है वो ये है कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है, ना कि देख के करना। ना बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं कि आपने मोबाइल खोला, पोस्टर बना के पेंटिंग दूसरी बात की ओर चलते हैं, और ललित कला से जुड़ी ही बात है वो, क्योंकि ललित कला एक लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत सारे आर्टिस्टों से जुड़ी हुई है, लगातार काम करती रहती है। अभी पिछले साल से ही सन 2024 से एक उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि संस्कृति यूनिवर्सिटी से अटैच होकर उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट स्टार्ट किया। तो एक ललित कला एकेडमी एजुकेशन संस्थान के तौर पे अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और शामिल हो, तो उसको कैसे देखेंगे आप? अब जहाँ एग्जीबिशंस हो रही थी या उसके पहले बहुत सारी गतिविधियाँ जो आर्ट से देखिए, इस बात के लिए मैं इंडिविजुअल इस चीज़ का विरोध करूँगी कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशन, महाविश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। वो आर्टिस्ट के लिए है, वो कैंप के लिए है, वो एग्जीबिशन के लिए है। बड़े बड़े वहाँ आर्टिस्ट आते, सेमिनार है, स्लाइड शो है, ना कि वहाँ पे आपने एक यूनिवर्सिटी खोल दी। आज आपने आधे में यूनिवर्सिटी करी, कल पूरे में कर देंगे तो आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि मुख्य रूप से वो कलाकारों के लिए, वो कलाकारों के लिए, ना कि वहाँ यूनिवर्सिटी आप खोल दें। मैं इसका विरोध अकेले कर रही हूँ, चाहे कोई करे या ना करे। तो ये हमारी दो बात हुई, जिसपे ललित कला जो स्टेट ललित कला एकेडमी है यूपी की, उसकी दो चीज़ें कि अभी वर्तमान में किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ पूरी यूनिवर्सिटी चल रही। दूसरा उस पर जो आर्ट की जो भी एजुकेशन जो संस्थागत तरीके से स्टार्ट हुई, उसके बारे में मैम के विचार जाने कि उसमें नहीं होना चाहिए, उन्होंने मुखर रूप से बताया। इसके अलावा चूँकि एक लंबे समय तक आप एज अ टीचर रही हैं, बतौर टीचर आपने काम किया है, तो कला की शिक्षा की फील्ड में रहे हैं आप। अब जब बच्चे निकल के आते हैं, नए बच्चे निकल के आ रहे होते हैं संस्थानों से, और आप ललित कला में बैठे होते हैं, वहाँ देख रहे होते हैं, तो जो नए स्टूडेंट आ रहे होते हैं प्रिंट मेकिंग्स के, किसी ने बैचलर किया है, कोई मास्टर्स किया है, तो उनकी काम की समझ को, उनकी एजुकेशन को किस तरीके से आप देख रहे होते हैं? कितना आपको ग्रो दिख रहा होता है पहले से अभी, उनकी वैचारिक चीज़ों के साथ साथ उनके काम को लेके जब आप बात करते हैं तो क्या चीज़ें लगती हैं अभी जो स्टूडेंट आ रहा है वो काफ़ी नॉलेज रख रहा है, क्योंकि मोबाइल से वो काफ़ी कुछ पढ़ लेता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी के स्टूडेंट में मैंने एक चीज़ देखी जो पहले नहीं थी, 10 दशक से पहले नहीं थी, जो रियलिस्टिक वर्क बहुत अच्छा है इस समय का जो स्टूडेंट। अब वो क्यों है? क्योंकि वो रेगुलर फेसबुक में इसमें उसमें देख के ड्राइंग कर रहा है, स्केचिंग कर रहा है। ये परिवर्तन मैंने बहुत बड़ा देखा। मतलब ये जो है जागरूकता ज़्यादा है इस समय। हाँ, इस समय जागरूकता जो वो मैं देख रही हूँ, जो भी मैं स्टूडेंट कहीं का भी हो, जरूरी नहीं है खाली हमारे आर्ट्स कॉलेज का है, मतलब और भी यूनिवर्सिटियों का है, यूपी और भारत के। हाँ, तो उनमें जो रियलिस्टिक वर्क है, वाटर कलर है, करने का जो तरीका है मैंने देखा, वो बहुत मेच्योर होता जा रहा है। अब हमारा ये सेशन जो है एजुकेशन के थोड़ा सा आगे हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लखनऊ के अलावा भारतीय समकालीन कलाकारों की, जिनके आपको काम पसंद रहे हों, जिनके प्रभाव आप पे आए हों, अगर आपको लगता है ऐसा, या आपको महसूस हुआ हो कभी वैचारिक प्रभाव या विजुअल प्रभाव उसके पड़े हों आपके काम के ऊपर, तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट के बारे में आप थोड़ा सा जिक्र करें जिनके काम आपको पसंद भी हों और हमेशा आपको कुछ ना कुछ लाइट दी हो उन्होंने। देखिए, हमने काम सबका देखा, जितने भी प्रिंट मेकर, जैसे हमारे श्याम शर्मा जी थे,
और थे संकुचन, बहुत लोगों का मैंने वर्क देखा। दिल्ली में बहुत घूमी, बहुत गैलरियों में घूमी, प्रिंट मेकर्स का मैंने काम बहुत देखा। मगर प्रभाव करने वाली जो बात थी, एक पल मुझे अच्छा तो सबका काम लगता था, ये नहीं कि उनका नहीं अच्छा, उनका नहीं, किसी खास काम पसंद थे आप? सुनिए, तो उसमें क्या होता था कि मेरे अंदर एक बचपन से लेके आज तक एक वो था कि मुझे जो कुछ करना अपने आप करना, मेरे विचार में और मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी। मुझे किसी की छाप या किसी से प्रभावित मैं नहीं हुई आज तक कि उनका काम अच्छा लगा तो हम वैसे करें ना, हम प्रभावित हुए ही नहीं किसी के काम। और ना मैं इसीलिए आज तक मेरे गुरु और चेला कोई भी मैंने किसी को नहीं माना, क्योंकि मैंने सेल्फ जो कुछ किया क्रिएशन काम अपने आप किया। प्रिंट मेकिंग की जो विधा है वो काफ़ी टेक्निकल विधा मानी जाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम होता है। उस टेक्निकल चीज़ों में आपको कौन से आर्टिस्ट के काम इतने पसंद है, जो टेक्निकल तरीका उनका बहुत आपको पसंद हो, प्रयोग उनके पसंद हों, इस तरीके की चीज़ें? वो कौन से कलाकार रहे हैं जिनके आपको वाकई काम उनकी पसंद हो कि वाकई मतलब जादू कर देते हैं ऐसे? नहीं, देखिए, जैसे मैं लखनऊ में थी, टेक्निकल में जैसे जय सर का बहुत पावरफुल वर्क था, टेक्सचर, टेक्निक, कलर, भले उन्होंने सिखाया नहीं सिखाया वो अलग की बात है, लेकिन मुझे उनका काम अच्छा लगा। श्याम शर्मा जी का अच्छा लगा। उसके बाद बाहर के जो दिल्ली के आर्टिस्ट थे, कई लोगों का, जगमोहन चोपड़ा जी थे और थे 5-6 आर्टिस्ट थे जिनका काम मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा तो मुझे लगता था कि नहीं, हमको भी इससे अच्छा करना। मेरे मन में अपने आप पता नहीं क्यों ये फीलिंग आती रहती थी, भले मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ वो बात, मगर मैं उस प्रयास में हमेशा रहती थी। मतलब उतने समकालीन जो आपने बताए हैं, उस आपके समकालीन टाइम में जो लोग आर्टिस्ट थे, जगमोहन चोपड़ा जिसे नाम लिया आपने, जय सर का नाम लिया, इन लोगों के काम आपको पसंद थे, लगता था कि हाँ बहुत टेक्निकल काम है। अब हम लोग लखनऊ में आ जाते हैं, लखनऊ के क्षेत्र में, जिसके लिए ये खास वर्णव ने बनाया हुआ है समकालीन कलाकारों के लिए, लखनऊ चैप्टर। इसका नाम ही लखनऊ चैप्टर है। तो आपके जो समकालीन कलाकार जो हैं अभी लखनऊ में जो काम कर रहे हैं, सीनियर कलाकार और वरिष्ठ सीनियर कलाकार और यंग कलाकार, जिनके आपको काम पसंद हों, वो जिनके काम पे आप बात करना चाहते हों, वो प्रिंट मेकर्स हों, स्कल्पचर आर्टिस्ट हों, पेंटर्स हों या सेरेमिक आर्टिस्ट हों, तो कुछ नाम आप जो बताना चाहें जिनके काम आपको पसंद हों, या वो उनके काम आपको कैसे लगते हैं? आपको काम लखनऊ के ही बताना? हाँ, लखनऊ के कलाकार। देखिए, लखनऊ में जैसे भी जो चाहे आप स्कल्पचर कहें या ग्राफिक कहें या प्रिंट मेकिंग उसमें सेरेमिक में कहें, जो भी आर्टिस्ट आए, बाहर के जो आए, उन्होंने शुरू में तो बहुत अच्छा काम किया और किया यहाँ। लखनऊ का आर्टिस्ट काम तो किया, लेकिन उसमें हमें जहाँ तक लगा, मैंने जो महसूस किया, कुछ टाइम काम किया और फिर अच्छा हुआ, उसके बाद कुछ परिस्थितियों के वश, प्रॉब्लम की वजह से वो आगे काम नहीं कर पाए और उनको थोड़ा बहुत करा और छोड़ दिया है। अब जैसे आज़ाद सोनकर थे, स्कल्पचर में काम करते थे, उसके बाद सीनियर में बता रही हूँ, उस समय आज़ाद सोनकर थे और शिवालक जी है, ये सब तो शिवालक जी अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसे श्रमिक में थे, रतन थे हमारे सामने जब इन लोगों ने काम किया, ये उसी बैच में दशरथ जी थे जो काम कर रहे थे। इन लोगों का एक टाइम था कि खाली फ्लावर पॉट और पॉट ही बनाना था। उसके बाद दूसरा दशक, फ्लावर पॉट बनाना किन लोगों का काम था? जैसे दशरथ जी थे, रतन थे और सुशीला एक थी, मतलब बहुत सारे लोग थे जो पॉट ही पर। तो उसके बाद एक चेंज आया कि पॉट से हट के कुछ शेप देना शुरू हो गया सेरेमिक में, जैसे यंग आर्टिस्टों में आ गए हैं, जैसे अभी प्रेम कर रहा, एक लड़का और है, इस समय मैं नाम भूल लें, उसने भी बड़ा अच्छा छोटे से लेकर बड़ा तक काम किया, इतने बड़े पॉट ही बनाए, लेकिन बहुत सुंदर है उसका काम। अभी ये सेरेमिक की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेरेमिक कलाकारों में जो
ललित कला एकेडमी में जो अभी काम कर हाँ। रहे हैं प्रेम शंकर, जो अभी यंग आर्टिस्ट हैं और लंबे समय से करीब 15 साल से वो वहाँ एक लड़की है काम सुचिता, कर रहे हैं वो। उसने भी अभी नया काम किया है। ममता राभा है, हम्म। ये लोग श्रमिक में काम ममता कर रहे रावत हैं। सीनियर आर्टिस्ट हाँ, हैं। तो ये लोग काम कर, तो इनमें अब थोड़ा सा चेंज आया जो चेंज आया। मैंने देखा। ऐसे स्कल्पचर में है। अब इनमें से किनके काम ज़्यादा नज़दीक से आपको देखने के लिए मिले? जिसने आपने नाम लिया, ममता राभा मैम का लिया, रतन का, डॉक्टर रतन कुमार हाँ, का नाम लिया, हाँ, प्रेम शंकर का नाम हाँ, लिया। प्रेम तो अभी यंग अभी कर प्रेम रहे तो हैं, यंग अभी कर आर्टिस्ट हैं, वो काम तो ये कर जो रहे हैं। सीनियर थे ये लोग करे, जैसे हाँ। दशरथ जी का देखा मैंने। ममता राभा जी के काम के बारे में अगर बात करना आप चाहें तो किस तरीके की फॉर्म्स होती हैं? उनकी ज़्यादातर चूँकि आसामी बंगाली हैं, वो आसाम को ही लेके ज़्यादातर कर, कभी टोकरी वाले, कभी क्या होते हैं उनके मीडियम वही चाइना क्ले पे बनाती हैं और फिर ग्लेज करती हैं, उनका यही है। तो एक बहुत ज़्यादा क्रिएशन नहीं कर पाई, कर रही है। रतन कुमार के काम, रतन कुमार में काम था पॉट में, तो उनमें एक क्रिएशन था, ग्लेज था, एक टेक्निक थी जो ब्रश से लेना, ये करना, प्रिंट डिज़ाइन करना, ये था उनके में। वही दशरथ जी में भी था। दशरथ जी ने चेंज किया बाद में, गणेश बनाना ये वो चाक के ही द्वारा उन्होंने भी काम किया। जो उनका काम बाद वाला मुझे अच्छा लगा, जब उन्होंने पॉट छोड़ के इधर थोड़ा स्कल्पचर उसमें लिया फॉर्म। वैसे उनकी लड़की इस समय कर रही वंदना श्रमिक में, उसने काम अच्छा किया। प्रिंट मेकर्स में कौन से लोग अभी जो हैं लखनऊ में आप जिनको देखते हों कि हाँ, अगर ये जिनको ऐसे लोगों के नाम बताएं आप जिनसे लखनऊ रिप्रेजेंट होता हो और जिससे आपको लगता है, चूँकि आप प्रिंट मेकिंग के आर्टिस्ट हैं, तो ये सवाल आपसे मैं और आगे बढ़ के पूछ रहा हूँ कि प्रिंट मेकर के ऐसे आर्टिस्ट जो अभी हम अगर ऐसे नाम लेंगे जो जो जिसको जो बताते हो कि ये हैं तो ये लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं से आए हैं, कहीं अभी रह रहे हैं, जो कम से कम 10 साल से लखनऊ में रह के काम कर रहे हों, वो आर्टिस्ट। देखिए, जो लखनऊ में आए हैं 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उसमें अभी प्रिंट मेकिंग में मैंने जो देखा, रेगुलर काम करने वालों में नहीं लोग हैं, 1-2 लोग हैं। अब जैसे रवि है, अपना कर रहे हैं, लखनऊ को प्रेजेंट कर रहे हैं, लखनऊ के, हाँ, लखनऊ के मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, लखनऊ का जो जितना भी है हाँ, उस पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है काम है, क्योंकि हम लखनऊ में, लखनऊ को तो प्रेजेंट कर रहे हो तुम, चाहे जैसे कर रहे हो कहीं से। उसके बाद 1-2 लोग और आए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आए और चले गए। ग्राफिक का ये दुर्भाग्य है, या लोग भाग जाते हैं क्या कि रेगुलर बंद के काम नहीं करते यहाँ पर। सोनल वासने का कैसा काम अच्छा है। सोनल वासने का जो मूवमेंट है, कभी वो पैरों का, कभी हाथों का, वो जो दिखाती है मूवमेंट, हमें सोनल वासने का काम अच्छा लगा, क्योंकि वो रेगुलर काम कर रही है। भले यहाँ नहीं कर रही है, अपने घर पे कर रही है, मगर वो काम अच्छा है। ललित कला की बात नहीं कर रहे हैं, वो लखनऊ की बात कर रहे हैं। वो काम अच्छा है, सोनल वासने का काम अच्छा। और कौन आर्टिस्ट हैं जो प्रिंट मेकिंग में काम कर रहे हैं लखनऊ में? हमको तो भाई नहीं इतना। क्या ऐसी चीज़ है कि लखनऊ में एक रीजनल सेंटर स्थापित है, हाँ, और उसके बाद आर्टिस्ट, ग्राफिक के आर्टिस्ट नहीं निकल के आ पाते हैं? क्या आपको ऐसी कौन सी चीज़ कुछ समझ में आती है? उसमें ये है कि प्रिंट मेकिंग में प्रिंट कम बिकते हैं और आर्टिस्ट देख रहा पेंटिंग ज़्यादा बिक रही, तो बाजार की भूमिका। हाँ, बाजार की भूमिका में तो वो क्या करता है, ग्राफिक से उठ के पेंटिंग में चला जाता। अच्छा। और पेंटिंग करने लगता, क्योंकि पेंटिंग उसकी जल्दी बनी और बिक गई, उसको पैसा मिल गया। प्रिंट मेकिंग में बिकता नहीं, लखनऊ में मार्केट है नहीं, लखनऊ नील है इस मामले में, बिक ही नहीं सकता। बायर्स हैं भी तो इक्का दुक्का है, तो लोग अपना बेचा और चले गए, वो भी पेंटिंग पसंद करते हैं। प्रिंट मेकिंग के यहाँ पे बायर्स नहीं। दिल्ली में है, मैंने दिल्ली में अपना वर्क काफ़ी सेल किया। मैंने दिल्ली में 86 में मैंने शो किया, 97 में किया रविंद्र भवन में। तो आप सोचो, मैंने अपना वर्क खोला और मेरा सारा सेल। नहीं तो दिल्ली में मार्केट है या बेंगलोर में? हाँ, वहाँ है वो मार्केट कहीं भी हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे कहीं भी काम भेजना सरल हुआ है पहले से? हाँ, बहुत सरल हुआ। तो मार्केट तो हर जगह है। हाँ, अगर दिल्ली में कोई काम खरीदना चाह रहा है तो भेज सकते हैं आप, कांटेक्ट करिए, बेच लीजिए।
तो उसके बावजूद प्रिंट मेकर्स क्यों नहीं, वो रुझान जो है? नहीं, उसका रीज़न क्या है ना, कॉलेज में बच्चा जो निकल रहा है उतना परफेक्ट नहीं निकल रहा कि वो सेंटर में आके काम करे। वो भाग जाता है दिल्ली इधर उधर कि वहाँ पैसा मिल रहा, क्योंकि हमारी जो आर्ट्स कॉलेज की एजुकेशन है, आर्ट्स कॉलेज में जो एजुकेशन, उसको इतना मेच्योर किया ही नहीं जा रहा है कि तुम जाओ सेंटर में काम करो। क्यों आपको ऐसा लगता है? हमको इसलिए लगता क्योंकि इतने सालों से देख रहे हैं आर्ट्स कॉलेज से कितने बच्चे आके यहाँ काम कर रहे हैं, आते हैं साल भर 2 महीने 6 महीने 2 साल करते हो भाग जाते, क्यों? कहीं तो कोई रीज़न है प्रॉब्लम। मैंने भी जब काम किया, आप सोचो डालीगंज मनकामेश्वर मंदिर से और सेंटर में मैं पैदल आती थी, उस समय 10 रुपए का टिकट मिलता था बस का, हमको 50 पैसे मिलते थे, घर से 20 पैसे, मैं पैदल आती थी यहाँ काम करती थी। और कोई सीनियर आर्टिस्ट जिनके काम के बारे में आप बात करना चाहें, आपको लगता हो कि ये महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आप जिनके काम के बारे में आप बात करना चाहें? मैं ऐसे नाम नहीं, देखिए महत्वपूर्ण हर एक जो आपको काम पसंद हो, केवल इतनी बात है, जिनके काम आपको पसंद हों और जिनके नाम आप इस अब जैसे साकिया का काम मुझे अच्छा लगता है, आर.एस. साकिया, हाँ, क्योंकि नेचर से रिलेटेड था और मैं भी नेचर से रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो मुझे उसका ट्रांसपेरेंसी और उसका वो काम मुझे अच्छा लगता है। फिर राजेंद्र का रियलिस्टिक था, वॉश पेंटिंग थी, लखनऊ में कोई करता नहीं था, इसलिए वो मेरे बैच का था, तो हम लोग चलो वॉश पेंटिंग पुरानी है, लखनऊ पुरानी है, मगर मुझे साकिया का काम अच्छा लगा। राजेंद्र सर होगा, आर.एस. साकिया होगा, हाँ, उमेश सक्सेना जी का काम अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे कुछ हट के और कुछ कलर स्कीम में जो दिखता है ना, मुझे वो काम अच्छा लगता है। मोहम्मद शकील के काम कैसे लगते हैं आपको? उनका काम म्यूरल के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। म्यूरल मतलब कथानक के, हाँ, जो उन्होंने जितना काम किया, केंद्रीय विद्यालय में बहुत काम किया, दिल्ली में भी, और उनकी पेंटिंग में भी झलकता है। अगर उन्होंने कुछ किया, जैसे म्यूजिशियन दिखाया तो वो दिखाया, तबला सितार ये वो बजा जो कुछ, लेकिन एक आर्टिस्ट का जो क्रिएशन है वो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। आपके टाइम में क्या आपने एक आर्टिस्ट जो लखनऊ के रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम, मोहम्मद सलीम, हाँ, जो जिनके प्रयोगात्मक लैंडस्केप बहुत प्रयोगात्मक लैंडस्केप है, बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किए उन्होंने अपने लैंडस्केप में, उनके काम क्या आपने देखे और आपको कैसे लगे उनके काम? मोहम्मद सलीम, उनका काम अच्छा था और उनके काम में हमें रियलिस्टिक ज़्यादा दिखा लैंडस्केप में। मैंने जो देखा, मैंने कुछ ही काम देखा, बहुत तो नहीं देखा मैंने उनका, लेकिन उनके काम में जो एक रियलिस्टिक था टच, वो बहुत भरपूर था काम करने का। और अभी जो वर्किंग कलाकार हैं, जैसे डॉक्टर अवधेश मिश्र हैं, हाँ, उनका काम फोक पे है इसलिए अच्छा है, और कलर स्कीम अच्छी। अभी उन्होंने जो चेंज किया, पहले तो नहीं काम अच्छा था, लेकिन पिछले 2-3 मतलब फोक में अभी मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब किस तरीके के फोक की बात कर रहे हैं? मतलब वो जैसे लोक कथाओं पे लेके कर रहे हैं, तो अलग अलग, जैसे हमारी जो बहुत साधारण उसमें कर रहे हैं, जैसे चिड़िया है घोंसले पे बैठी है, या घर में कुछ हो रहा है, या कुछ इस तरह पॉट पे, या मतलब घरेलू उनके एलिमेंट्स लेके उस पे वो काम कर रहे हैं। कलाकार के रूप में कैसे देखते हैं उनको? एक वरिष्ठ कलाकार हैं लखनऊ के। कलाकार के रूप में मुझे अब उनका काम अच्छा लगा। समीक्षक के रूप में, क्योंकि वो लिखते भी हैं, उनकी नहीं, अच्छा भी है, लिखते भी हैं, अच्छे भी हैं, सब है, लेकिन जो पहले उनका काम था मुझे नहीं अच्छा लगा था। पहले बहुत आप लाइक नहीं करते थे? नहीं, अभी मैं पिछले कम से कम 5-8 साल से काम में जो उन्होंने परिवर्तन किया, उससे मुझे उनका काम अच्छा लगने लगा। अभी काम ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी इतने सारे आर्टिस्ट के बारे में बात हुई हमारी, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिनके बारे में अभी कोई नाम आपको जो जहन में हो आपके, जिसका नाम आप लेना चाहें? किस मामले में? जिनके काम आपको पसंद हों या जिनका जिक्र करना चाहें और इस चैप्टर में छूट गया हो नाम, जिनकी बात ना हुई। यंग आर्टिस्ट में पेंटिंग में जैसे आप काम कर रहे हो, सेंटर में इतने सालों से काम कर रहे हो,
आपका कुछ काम तो मैंने बहुत सारा उस दिन देखा, एक दिन आप दिखा रहे थे, कुछ काम तो आपके बहुत अच्छे, कुछ काम मुझे उतने अच्छे अपील नहीं किए। और जो आपने कलर स्कीम डाली है वो मुझे अच्छी लगी आपके काम की। और एक क्रिएशन वर्क जिसको बोलते वो है आपके काम में, जो कि औरों में नहीं दिखा, एक वर्क का क्रिएशन। और एक लड़का और था, देखिए वो कर रहा है, रंजन नाम है, लेकिन उसका काम अच्छा तो है क्रिएशन, लेकिन कहीं कहीं मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन सा लगता, लेकिन ये उसकी अपनी सोच है, वो क्या कर रहा है, लेकिन काम अच्छा। अभी एक लड़का नहीं, वो है मैनाज। मैनाज के काम के बारे में आप बताइए, मैनाज का काम आपको कैसा लगता है? मैनाज लखनऊ की यंग आर्टिस्टों में काफी यंग में है। मैनाज जो काम कर रही है तो उसके काम में एक तो कमर्शियल काम कर रही है, उसको ऑर्डर वर्क मिलता है, उस पर काम करती है। और ये आपको कैसे पता चलता है कि ऑर्डर वर्क मिलता है? उसने खुद बताया मुझे। अच्छा, उन्होंने खुद आपसे? वो छोटी छोटी कर रही थी, तो एक सीरीज बना रही थी, जिसे राजाओं की बना रही है, कभी कुछ बना रही कभी कुछ। तो मैंने उससे पूछा मैनाज से कि ये तुम्हारा काम, तुम कभी गोल्डन लगा दे रही हो, कभी सिल्वर लगा रही हो, ये इसका क्या मतलब है? पेंटिंग में गोल्डन सिल्वर तो मेरे भाई समझ में नहीं आया, वो तो अपनी अपनी पसंद की बात है। तब उसने कहा कि मैम हम जो काम कर रहे हैं तो मेरा बाहर काम सेल हो रहा, दिल्ली बाहर की पार्टियाँ ले रही, तो उनकी डिमांड है कि मुग़ल राजाओं की इनकी उनकी बनाइए, तो उसमें क्या गोल्डन सिल्वर बहुत है, तो इसलिए मैं लगा रही। तो वो रेगुलर वो लड़की भी काम करती है, काम में पेशेंस है उसके, लेकिन वो पैसे की तरफ उसका रुझान बहुत है, क्योंकि ना कि एक क्रिएशन में नहीं है। मैंने काम किया, मेरा बिक जाए, मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा ही है सब, हमारे लिए पैसा कुछ नहीं, नथिंग। तो अभी हम बात कर रहे थे लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में, लखनऊ के कलाकारों के बारे में, जिसमें कुछ सीनियर आर्टिस्ट, कुछ यंग आर्टिस्ट, जो मैम ने जिन आर्टिस्टों पे बात की और जिनके नाम हम लोगों ने आपस में जोड़े। अब हम बात करना स्टार्ट करने वाले हैं आपके काम के ऊपर, क्योंकि इतने लंबे समय से जो आपने काम किया है, तो आपके जो मुख्य रूप से जो चीज़ें थी प्रारंभिक टाइम में जब आपने स्टार्ट किया, मास्टर्स पास आउट किया, किस मीडियम में काम ज़्यादा करना आपको पसंद था? सबसे पहले एक नेचर होता है, इंसान की सोच होती है कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते समय आपको अवार्ड मिल जाए, तो आप सोचते हो ना यही मेरा काम अच्छा है, मुझको यही करना चाहिए, एक धारणा सी दिमाग में बन जाती है। जबकि मैं कॉलेज में थी तो BN सर कहते वाश पेंटिंग करो तुम्हारा अच्छा, मनोहर सर कहते थे ग्राफिक करो, मैं बीच में फंस जाती थी, रोड डांट खाती थी दोनों लोगों की। तो एक दिन बद्री सर ने कहा मैं तुम्हें वाश पेंटिंग नहीं सिखाऊंगा। मैंने क्यों सर? जाओ तुम ग्राफिक करो, तुमको अवार्ड मिल गया, जाओ ग्राफिक करो। मनोहर सर कहते थे यहाँ ग्राफिक करो, वो कहते थे पेंटिंग करो। अब मैं बड़ी द्वंद्व में रहती थी, हमने कहा हमें दोनों करना है, और मैं करती थी दोनों लोगों से लड़ती थी और करती थी, मगर सर दोनों ही इतने अच्छे थे, कभी खैर कुछ कहा नहीं, जानते थे इसके में एक जुनून है काम करने का, करेगी। बद्री सर तो इतना तक था कि 5 बजे हम लोगों को ले जाते थे लाल पुल और घाट रोड पे, लैंडस्केप करवाते थे जाड़े के दिन में, लॉन्ग कोट पहन के आके खड़े हो जाते थे अंधेरे में, कोहरे में। हम कहते सर हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। कैसे नहीं दिख रहा? कलर घोलो, करो लैंडस्केप। प्रिंट मेकिंग में वो कौन सी विधा, जो प्रिंट मेकिंग विधा में कौन सी अप्रोच थी जो आप जिस मीडियम में आप काम करते हैं, किस मीडियम का चुनाव आप ज़्यादा सहजता से करते हैं? देखिए मैंने जब लिथो शुरू किया, करती रही, प्रिंट मैंने काफ़ी बहुत लिथो किया, फिर मेरे प्रॉब्लम हो गई बैकबोन, पीठ में दर्द होने, फिर मेरे को लगा कि जिन प्लेट पे काम करना है। लिथो तो एक ऐसी विधा है जिसमें चूने का पत्थर होता है, उस चूने के पत्थर पे चारकोल से हम ड्राइंग करते हैं और उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, यानी उसको घिसा जाता है, फिर उसको कई बार घिसने के बाद उस पर काम किया जाता है, उस पर ड्राइंग की जाती है कई बार, इसके बाद उससे प्रिंट लिया जाता है। तो उस लिथो की विधा के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, जिस पे मैम ने काम किया। लिथो किया आपने, और उसके बाद मैंने खूब लिथो किया, खूब लाइट एंड डार्क शेडिंग में, कलर में भी खूब किया। फिर करते करते जब मेरे गर्दन में, हाथ में दर्द होने लगा अचानक, तो मैंने डॉक्टर, तो उसने कहा आप ज़्यादा झुक के काम ना करिए,
तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, तो फिर आया जिंक प्लेट पे काम करूं, उस पर ज़्यादा घिसना नहीं। फिर मैंने जिंक प्लेट पे काम करना शुरू किया, लेकिन मेरे अंदर एक वॉश पेंटिंग का वाटर कलर घुसा हुआ था जो मैं उस जिंक प्लेट पे लाना चाहती थी, और उसको मैं लाई। बहुत प्लेटें ख़राब की, बहुत किया, उसके बाद मैं वो वाटर कलर जब तक ले नहीं आई उस प्लेट पे तब तक मैंने हार नहीं मानी। और वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझको उसी पर फिर नेशनल अवार्ड मिला, उस ट्रांसपेरेंसी वाटर कलर पे। जो मेरा सीरीज था रिवर बाथ, कम से कम 250-300 पेंटिंग हमने की, प्रिंट किए मैंने जिंक प्लेट। तो जब वो आ गया तो मुझे उस पर नेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा बदलाव हुआ डार्क टू लाइट की तरफ। पहले तो ट्रांसपेरेंसी पे था, फिर डार्क टू लाइट पे आ गया। फिर मैं डार्क टू लाइट में एकोटेंट पे रेजिन डाल के टेक्सचर लेना शुरू कर दिया। जब टेक्सचर लिया उसके साथ में एकदम डार्क में चली गई। ये मेरा बाद का सबसे है। उससे पहले मेरा ट्री और वुमेन था, फर्स्ट स्टार्टिंग मेरा ट्री वुमेन पे था। उसमें भी मैंने डार्क टू लाइट ही काम किया, लेकिन उसमें मैंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई थी। ट्री वुमेन सीरीज पे काम किया, सीरीज वाइज काम किया। सबसे पहला मेरा वहीं से शुरू हुआ, जो मुझे स्टेट अवार्ड मिला डांसिंग ट्री पे ही मिला था। वो बहुत साल चला मेरा, और उसमें मुझे पटना में अवार्ड मिला ऑल इंडिया, जो ट्री वो का था। फिर उसके बाद भुवनेश्वर में नेशनल कैम्प में। तो इस तरह मैं वो करती रही। फिर उसके बाद मैंने योगा पे शुरू कर दिया काम। नहीं, ये तो विषय है, मैं नहीं, विषय को ही मैंने कैसे चेंज किया बता रही हूँ। जब मैं योगा पे मैंने किया है तो मैं एकदम डार्क पे आने लगी, उसमें मेरी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगी, फिगर में थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी दे रही। तो ये काम एक्वाटेंट में कर रही थी या एक्वाटेंट में? सारा इरेजिंग और एक्वाटेंट का ही काम चल रहा। फिर ये जब चलने लगा उसके बाद मेरा जब वो ख़त्म हुआ योगा सीरीज, ट्री और योगा जब ख़त्म हुआ, फिर ट्रांसपेरेंसी पहले भी आया, फिर ट्रांसपेरेंसी आ गया करने लगी। फिर वो जब ख़त्म हुआ फिर मैंने पूरा टेक्सचर पे आ गई, सब हट गया। टेक्सचर पे एक्वाटेंट के द्वारा और डिज़ाइन रेजिन के द्वारा मैंने डार्क निकाला और ड्राइंग निकाला। फिर उसको मैंने जितना मेरा कला यात्रा थी पिछले 40 सालों की, उसको मैंने कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया। जो मैंने किया था उसको मैंने एक शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया, जो ट्री का ही ग्रोथ था। उसी को एक पूरा सॉलिड फॉर्म ले लिया। उस सॉलिड फॉर्म में मैंने टेक्सचर क्रिएट कर दिए फिर, और वो पूरी कला यात्रा को मैंने दिखाया। और उस कला यात्रा के साथ साथ उसका मेरा शिव और शक्ति को लेके काम चला, जो अभी तक चल रहा, जो अभी आईफेक्स में भी अवार्ड मिला 2022। विषय का चुनाव कैसे करते हैं? हम काम करते रहते करते करते। जैसे रिवर बाथ ट्री के बारे में बताया, शिव शक्ति के बारे में बताया आपने। मैं चुनाव नहीं करती हूँ, मैं काम करती रहती करते करते अचानक मेरे माइंड में जैसे आया कि ये कर रहे हैं, और जब वो किया तो मुझे वो अच्छा लगा, फिर मैं उसी पे स्टार्ट हो जाती हूँ। जब तक मेरे को लगता नहीं कि अभी इस पे काम ख़त्म हुआ है, तब तक मैं करती रहती, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, मैं जिंक प्लेट पे काम करती रहती। हाँ, और उस जिंक प्लेट पे मैं तरह तरह की टेक्निक और ये वो गम एचिंग भी किया मैंने। प्रिंट मेकिंग में चूँकि टेक्निकल तरीका बहुत होता है, पावरफुल होता है, तो वो एक आर्टिस्ट जब काम कर रहा होता है प्रिंट मेकिंग जैसी विधा में, जहाँ टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है और एक समय के साथ बहुत ज़्यादा बदल गया है समय के साथ, तो वो एक आर्टिस्ट पे कितना हावी होता है? आर्टिस्ट पे हावी नहीं होता। आर्टिस्ट का वर्क बताता है कि उसको किस टेक्निक पे काम करना, उसका सब्जेक्ट क्या है, कैसे चुनाव करता है वो उसका। वो जब काम कर रहा होता है, हमें मान लीजिए लकड़ी का कुछ देना है या कोई गांठ का या कुछ देना, तो हमें मालूम है कि हमें कौन सा टेक्सचर लेना है इसको, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी, ट्रांसपेरेंसी देनी तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी। तो आपके विषय के अनुसार आपकी टेक्निक चलती, ना कि आप एचिंग में अलग अलग टेक्निक से खेल तो रहे हैं, मगर एक समय ये आता कि आप उस सब टेक्निक पर खेलने के बाद कम माइंड हो जाते हैं कि हमें उस टेक्निक
जिससे हमारे विषय पे कौन सी टेक्निक सूट करेगी, और हम उस पर काम करते हैं। आपके ज़्यादातर जो प्रिंट हैं, हाँ। जो आपके क्रिएशन हैं, वो ब्लैक एंड वाइट प्लस थोड़ा सा कहीं रेड या पिंक दिखाई देता है, तो कैसे लेते हैं ये आप? हम उसको इसलिए लेते हैं, हमें जो जिंक प्लेट पे काम ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगता है, और जो उसमें डिटेल्स हम देख सकते हैं, वो मुझे कलर में उतना नहीं समझ, क्योंकि जब हम बहुत कलर लगाते हैं तो उसके लिए कैनवस है, पेंटिंग है, ना कि जिंक प्लेट है। जिंक प्लेट पर कलर नहीं लगाए जा सकते? लगाए जा सकते, आप यूज कर सकते, आपका विषय है, आपको अच्छा लग रहा आप करिए, लेकिन मेरा विषय मुझे जो है एज ए बहुत ज़्यादा पावरफुल कलर और उसकी टेक्निक अगर हमें देखनी है तो ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाएंगे। ऐसा आपका मानना है कि ब्लैक एंड वाइट में हाँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं, उसके टेक्सचर, उसकी टेक्निक, उसकी लाइन जो मैं ब्लैक एंड वाइट में दिखा सकती हूँ, और कलर हो सकता उन टेक्सचर और लाइनों को दबा सकती, इसलिए मुझे जो अच्छा लगता मैं ये करती हूँ। अच्छा, आपने स्टार्ट में जब हमने बात करना स्टार्ट की तो आपने दो बातें जोड़ी कि मेरे जो काम है, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के काम देखे, इसमें चोपड़ा साहब का नाम दिया और कई सारे जैसे कई सारे आर्टिस्ट बहुत है नाम, जगमोहन चोपड़ा, लेकिन मेरे काम पे प्रभाव नहीं पड़ा किसी का। आप क्या मतलब मानती हैं कि कोई आर्टिस्ट जो स्टार्ट कर रहा है काम करना, उस पे प्रारंभिक समय पे उस पे वैचारिक या विजुअल प्रभाव ना पड़े, ऐसा आपको लगता है? नहीं, पड़ता है प्रभाव, लेकिन उसमें शर्त क्या कि आपने क्या अपनाया। भाई जैसे जय मनोहर सर का हमको काम बहुत अच्छा लगा। क्या आपके काम पे जय सर का प्रभाव दिखता है? जय सर का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जय सर ने जो काम किया मुझे अच्छा लगा, मैंने उनके प्रभाव को नहीं पकड़ा। हाँ, अच्छा लगा, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। अब उनसे मिलेगा नहीं मिल रहा है वो अलग चीज़, मगर मैं उनकी तरह नहीं बनाना चाहती। मनोहर सर का मुझे काम मिल रही हैं, विजुअली कुछ इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नथिंग। मैं बता रही हूँ ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती। मैं काम कर रही हूँ, आपसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो कर रही हूँ। मैं कभी किसी की कॉपी मैंने आज तक नहीं की और ना करना चाहती हूँ। कॉपी की बात नहीं है मतलब हो रही है, बात केवल चूँकि ऐसी पर्सनालिटी पे बात इसलिए होना स्टार्ट हुई है क्योंकि एक लंबे समय तक वो बतौर टीचर रहे हैं। टीचर रहे, लेकिन उन्होंने 45 साल मेरे रहते हुए आज तक जिंक प्लेट पे मैंने काम करते नहीं देखा। जय सर को बिल्कुल 45 साल, यानी किस सन में काम? मैं जिस साल आर्ट्स कॉलेज में गई 79 से 79 आज तक मैंने जय सर को जिंक प्लेट पे काम करते नहीं देखा। अपने काम करते ही नहीं देखा? नहीं। तो प्रभाव की बात खत्म हो गई वहाँ से? प्रभाव की बात खत्म। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने जिंक प्लेट पे काम किया मेरे सामने। एक बार यहाँ नेशनल कैंप हुआ था रीजनल आर्ट सेंटर में, उस समय वो आए थे, फिर भी वो पोर्टफोलियो बनाते रह गए। क्योंकि आपके कलर्स जो आप यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट प्लस आप जो उस कंपोजिशन को जो क्रैक करते हैं पिंक या रेड या ऐसा कुछ डाल के, तो सिमिलरली कहीं जब जैसे के फॉर्म्स उनके काम में देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, उनका काम मैंने पहले बताया ना, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। एक जो कंपोजिशन वो क्रैक करते हैं वहाँ से, जो सारा काम ब्लैक एंड वाइट ही होता है, बहुत सारा काम, लेकिन वो जो पिंक और रेड जैसे आपके देखिए उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बात स्टार्टिंग में कही, मुझे उनका काम अच्छा लगा और मैं उनके काम को देख के खुश भी बहुत होती थी। और मैंने कई बार कोशिश भी की कि सर का काम मैं देखूं, मगर मैं देख नहीं पाई। अचानक कभी ऐसे कहीं उन्होंने किसी को दिखा रहे तो भले मैंने देख लिया हो। तो अब तो फेसबुक का ज़माना है, आप देख लीजिए। पहले तो जब हमारी जो कला यात्रा 40-45 साल की, तब तक तो मैंने उनका काम नहीं देखा। मनोहर सर के अंडर में आपने काम किया? हाँ, ज़्यादातर मुख्य रूप से।
तो उनकी जो टेक्निकल काम है, जो उनका कलर लेने का जो तरीका है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमने कहीं पढ़ा या हमने सुना, या ये ऐसा नहीं कह सकते हमने सुना, हमने उनसे ही सुना। तो एक एग्जीबिशन के दौरान एक बात हुई और उसमें से एक बात निकल के आई कि सोमनाथ होर जो एक जाने माने इतिहास के प्रिंट मेकर हैं, एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किसी से कहा कि अगर कोई 10 के 10 ब्लैक एक जैसे कोई ले सकता है तो वो है मनोहर लाल भूंगरा, क्योंकि उन्होंने उनके अंडर काम भी किया है, सोमनाथ होर के अंडर उन्होंने काम भी किया। और क्योंकि अब भूंगरा सर आपके गुरु रहे हैं, तो आपको उनके काम में जब आप काम देखती थी या जब कर भी रही थी, तब भी आपकी वैचारिक बात तो होती होगी, काम को लेके टेक्निकल चीज़ें पर बात होती होगी कि कैसे कलर्स को कैसे उठाना है या कैसे ऐसे प्रिंट लिया जा सकता है, क्योंकि प्रिंट में ख़ास एक चीज़ है कि आप एक जैसे प्रिंट लेना आसान नहीं है, वो भी 10 प्रिंट एक जैसे। ये बात उन्होंने मुझे सिखाई। तो ये जो टेक्निकल चीज़ है, जैसे ये पता चले कि एक्चुअल में एक अच्छा प्रिंट मेकर किसे कहें आप, किस तरीके से उसके प्रिंट लेने की, किस तरीके की तकनीक को आप देखें और आपको लगे कि ये बहुत बेहतर प्रिंट मेकर है। वो मनोहर सर है जिन्होंने काम तो नहीं किया मेरे सामने, लेकिन उन्होंने जो मुझे टेक्निक बताई वो मेरे जहन में आज तक है। और आज भी मैं लिथो कर सकती हूँ वैसे ही, और मैं 10 प्रिंट निकाल सकती हूँ, सेम 20 निकाल सकती हूँ। जो उन्होंने मुझे टेक्निक, मैं बता रही हूँ, उन्होंने मुझे अपनी एक एक चीज़ सिखाई। पेपर को कैसे उठाएंगे, पेपर को कैसे प्रिंट लेंगे, स्टोन कैसे तैयार करेंगे, कैसे अनइवन है चेक करेंगे, कैसे रोलर से इंक लगाएंगे स्टोन पर, और उसके बाद प्रिंट लेने के बाद आप कैसे रखेंगे और एग्जीबिशन में कैसे भेजेंगे। आप सबसे बड़ी बात देखिए, एक टीचर आपसे कह रहा है एग्जीबिशन में वर्क भेजो, और मुझे मालूम नहीं स्टेट एकेडमी कहाँ है, और हमने कहा सर हम कहाँ जाएंगे, बोले वो कैसरबाग में है ना। तो हमने कहा सर भेजना कैसे भेजें, तो ऐसे प्रिंटिंग फ्रेम का नहीं उसका माउंट कटेगा। कैसे कटेगा सर, हमको तो आता नहीं। अपनी अलमारी से उन्होंने एक चाकू खुरपी टाइप की वो निकाली, काटने वाला टूल, और बोले माउंट शीट खरीद लाना कल। 2 खरीद के ले गए। उन्होंने मेरे वर्क का माउंट काटा, मेरा वर्क फ्रेम किया, समझ रहे हैं आप, और फिर मैंने स्टेट एकेडमी में भेजा जिसने अवार्ड मिला। मैंने उनसे माउंट काटना सीखा, और तो छोड़िए आप, उन्होंने मुझे माउंट काटना, प्रिंट को कैसे फ्रेम करते, और फ्रेम वर्क के हिसाब से लगेगा, ना कि दुकानदार ने लगाया और आपने जमा कर दिया। आपका वर्क किस रंग का फ्रेम चाहता है, ट्रे में चाहिए, सीधा चाहिए, कैसा चाहिए, ये सारी जानकारी मनोहर सर ने मुझे दी, जो इसलिए मैं उनको नहीं भूल सकती। तो ये सारी बात जो लखनऊ चैप्टर में अभी रिकॉर्ड हो रही है, आज 18 जो है जून है, और अभी शाम का टाइम हो रहा है जब हम ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और लगभग सारी बात लगभग कवर हुई है हमारी लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में। मैं आपसे एक लास्ट चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अगर अब कोई स्टूडेंट आए, बंद कर दीजिए, बात कर लीजिए उससे, अगर कोई स्टूडेंट आए और इस फील्ड में वो अपनी जगह बनाने के लिए, तो प्रिंट मेकिंग की दुनिया में, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, उस स्टूडेंट को कैसे वो अपना कैरियर का चुनाव करे इस फील्ड में? सबसे पहला मेरा, अगर प्रिंट मेकिंग में कोई सीखता है और काम करता है, तो सबसे पहले उसकी लगन दृढ़ होनी चाहिए काम करने की, और कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन काम करना है, ठीक। जिससे हमारा रिक्वायरमेंट खाना है, वैसे हमारी रिक्वायरमेंट हमारा काम अच्छा भी निकलेगा, खराब भी निकलेगा। जरूरी नहीं हर काम मेरा मास्टरपीस होगा। तो आप पहले करिए, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही, अगर हमसे कोई पूछता है, मैं बहुत उसको अच्छे से बता देती हूँ,
नहीं पूछना चाहते, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो तो आप करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हो सकता है हमसे अच्छा आप करना चाहते हो, आप करिए, हम क्यों बताएं आपको भाई। इंसान तो पूछेगा तभी तो इंसान बताएगा, नहीं पूछोगे तो हम क्यों बताएंगे। आप करिए, आप BFA MFA करके आए हो। लेकिन हम कहते हैं अगर आप इस ललित कला में काम करने आए हो, मैं फिर कहती हूँ आपकी लगन, आपकी भूख होनी चाहिए आर्ट के लिए, जिससे आप खाने की भूख होती। और इस ललित कला को आप अपना घर, मंदिर, जो भी मानना चाहे माने। हम उन कलाकारों में से हूँ। होली दिवाली तक रात में 11-12 बजे तक मैं काम करती थी, जबकि इस सेंटर में कभी नहीं 8 बजे ताला पड़ जाता था, मगर गार्ड से चोरी से हम कांपड़ी निकालेंगे। कहता था ठीक है किरण जी आप करिए। एक कलकत्ता का रजत घोष था, टेराकोटा, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला, यहीं काम किया उसने। वो पिक पे काम करता था, सुअर पे, उसको नेशनल अवार्ड। हम लोग रात में 10-10, 11-11 बजे तक काम करते थे, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने, अधिकारी ने या चपरासी ने या गार्ड ने डिस्टर्ब किया। लखनऊ चैप्टर जो कि अभी हम समकालीन कला के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ चैप्टर जो कि भी हम शूट कर रहे हैं, ये हमारी बातचीत अभी हुई किरण राठौर मैम से, इस पर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य पे काफ़ी सारी बात हुई, कलाकारों के बारे में बात हुई। अगर आप इसी तरीके से लखनऊ चैप्टर को, वर्ण अभिनय को लगातार देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पास ये चीज़ आती रहे, तो इस चैनल को, वर्ण अभिनय को सब्सक्राइब भी करें और लगातार इसको देखते रहें, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और वर्ण अभिनय में आपका आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।